जाइए। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में। अच्छा, कुछ चीज़ों के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कुछ चीज़ों को मैं लिखवाऊंगा, जो थोड़े लेंदी है वो लिखवाऊंगा, जिनको नोट्स कम है जिनके उनके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ऑनलाइन बच्चे आ जाइए, जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी, हो गई है बेटा। हेलो, मोहम्मद इकराम कौन है? मैंने तो किसी बच्चे को ऐड किया नहीं इकराम नाम के। आप कौन है बेटा, अपना सही नाम बताइए। ओके, चलिए। तो आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इसके बाद हम लोग एक्ट पढ़ेंगे। एक्ट वाली क्लास में बेटा आप जो है चाहो तो एक्ट वाली क्लास आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। बीए में इतना नहीं आता आपके लिए, बीएलएलबी वालों के लिए नहीं, आपके में इतना नहीं आता है, आप चाहे ऑफलाइन कर लो चाहे ऑनलाइन, वो आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। जो मैं इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, यानी कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, वो है आपका एक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आता है एक दो क्वेश्चन आपके में भी आता है, वो आपकी चॉइस, अब यहाँ पढ़ना चाहो या वहाँ। आपको तो आना होगा बीएलएलबी में, आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आज से मेन हमारा शुरू है, तो बहुत शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ चुके हैं मुझसे कई बार, 2 दिन में। कॉन्स्टिट्यूशन की 2 बहुत ही छोटी डेफिनेशन जो एमसीक्यूज में आती है, वो बस यहाँ लिखवा रहा हूं मैं। सेट ऑफ रिटन रूल्स, सेट ऑफ रिटन रूल्स, एक डेफिनेशन ये हो गई। इसकी दूसरी डेफिनेशन और नोट डाउन करते जाइएगा। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बाय ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ऐसा रूल्स है जो सब एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन है बुकिश, जो एमसीक्यूज में आती है, एमसीक्यूज के हिसाब से डेफिनेशन। हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ, ओके। नेक्स्ट इज इट इज, कल पढ़ाया था, पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल, कल पढ़ा था हमने। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी यहाँ पे, तो इंडियन और कर लो यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पार्टली रिजिड है, कहीं कहीं पे सख्त है और कहीं कहीं पे फ्लेक्सिबल है। इसकी मीनिंग याद है आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड इज, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वर्ड बना है सिंपल डेमोक्रेसी से, लेकिन इसका मतलब क्या होता है डेमोक्रेटिक का? पहले गेस देन आई विल आंसर। डेमोक्रेसी क्या होता है? ऑनलाइन वाले बच्चे, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी सुना है? हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है, राइट टू वोट यानी इलेक्शन करने का हक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डेमोक्रेसी तो आप जानते हैं, जहाँ पे आपको राइट हो इलेक्ट करने का, ठीक है, राइट टू इलेक्ट या इलेक्शन, ये तो हो गया डेमोक्रेसी। अब हम बात करें डेमोक्रेटिक क्या होता है, इसमें लिखिएगा डेमोक्रेटिक, ऑल कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन टू ऑल, ठीक है। ओपन टू ऑल, सबके लिए है, सब उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि छुपा के रखा गया है। इट इज अ सोर्स और मीन्स, इट इज अ सोर्स और मीन्स, इट इज अ सोर्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहां क्या कह रहा है पहले नोट डाउन कर लीजिए। डेमोक्रेटिक, सभी कंट्री के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस चीज को हम बोलते हैं। जब सभी कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हम बोलेंगे वो कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। उसके अलावा ऐसी कंट्री जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हिडन नहीं हो, सबके लिए ओपन हो, ओपन टू ऑल हो, और ऐसा कोई सोर्स हो जिससे प्रोडक्शन में मदद मिल रही हो। किस चीज के प्रोडक्शन में? लॉज बनाने के, लॉ नए नए प्रोड्यूस किए जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। पूरा अगर मैं बोलूं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे नॉर्मली डेमोक्रेटिक भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेटिक भी बोल सकते हैं। आज ऑनलाइन कहाँ हैं बच्चे? ऑनलाइन में 10 बच्चे इनरोल्ड हैं, 10 में से 3 लोग ऑनलाइन हैं, लग रहा है रिकॉर्डिंग देखेंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट आइए। ये वर्ड, अच्छा आप लोग कौन से बैकग्राउंड से, मतलब आर्ट्स से, क्या है आप लोगों का? आपको तो आर्ट्स था ना, और आपका आर्ट्स था, तो 11th में पॉलिटिकल साइंस थी आप लोग के पास? आपके पास भी थी, तो चीज़ें तो फैमिलियर होंगी थोड़ी बहुत, ये वही चीज़ें, अभी तो मैं बेसिक ही पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगला वाला जो वर्ड है थोड़ा सा बताना, ये पॉलिटिकल वर्ड है। कम्युनिस्ट कौन लोग होता है? अगला हम यही डिफाइन करेंगे, वो कम्युनिस्ट,
सही है। ऑनलाइन वाले बच्चे आज ऑन कहाँ है? ऑन ऑनलाइन नहीं है। इकराम, गेस करिए। कम्युनिस्ट का थोड़ा बहुत तो गेस करिए, तो मैं आगे बताऊं। सुना है कभी कम्युनिस्ट के बारे में? क्या करते थे? सही है, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं एक वर्ड यूज करूं, मोनार्किक, मोनार्किक कौन होते हैं? यहाँ पे गवर्नमेंट रूल करती है और किंग वगैरह रूल करते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मोनार्की मतलब ही किंग होता है। आइए आइए, मोनार्की मतलब ही किंग होता है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा कम्युनिस्ट याद आया? जहां पे गवर्नमेंट का रूल था, बिल्कुल ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कम्युनिस्ट मतलब यही वाला लिख सकते हैं आप, सोर्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय गवर्नमेंट। ये पूरी डेफिनेशन होगी। बेसिकली क्या, कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है ओलिगार्किक। ओलिगार्किक, ओलिगार्किक, एनी गेस? इसमें लिख लीजिएगा गवर्नमेंट बाय फ्यू, कुछ लोगों द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, फ्यू बाय फ्यू, इसका मतलब होता है ओलिगार्किक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसकी सबसे मेन चाइना। ठीक है, गवर्नमेंट बाय फ्यू चाइना। और एक और लिख लो, रशिया ले लो, रशिया भी है मेन एग्जाम्पल्स में, रशिया भी है। अब जो मैंने बताया था, मोनार्किक, गवर्नमेंट बाय वन और किंग। ठीक है, गवर्नमेंट बाय वन और किंग। जैसे एग्जाम्पल कोरिया, एग्जाम्पल कोरिया। नोट डाउन करिए बेटा, आप यहीं से नोट डाउन कर लो, बाकी फिर देख लेना जाके वीडियो, अगर रह गया तो यहाँ से नोट डाउन कर लो। हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, धीरे धीरे हम उन लोग पे भी आएंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद की थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक वर्ड टोटलिटेरियन। एक और तरीके की, मतलब ये बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट की फॉर्म्स ही है सारी। ठीक है, गवर्नमेंट की फॉर्म्स ही है सारी, लेकिन हम मेन गवर्नमेंट की फॉर्म्स पढ़े, हमारे यहाँ कौन सी, आप इसको पढ़ने के बाद बताना। ठीक है, एक और है टोटलिटेरियन। इसमें क्या होता है, एनी गेस? सुना है कभी? इसमें लिख लो, टोटल कंट्रोल ओवर लाइफ्स ऑफ पीपल। ये जो लोग होते हैं ना, ये टोटल कंट्रोल करते हैं दूसरे की जिंदगी पे। समझ रहे हैं? तो टोटल का एग्जांपल इंडिया में क्या हुआ, जैसे अंबानी फॉर एग्जांपल, दो तीन रिच लोग क्या है, कंट्री को चला रहे हैं। किसी कंट्री को, है तो गवर्नमेंट वहां पे, लेकिन कुछ अमीर लोग क्या है, गवर्नमेंट को भी चला रहे हैं, पूरा फंडिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। तो उस तरह के लोग को आप टोटलिटोरियन भी कह सकते हैं, मतलब उन्हीं के जरिए वो कंट्री चल रही है। ठीक है, कि इंग्लिश मीनिंग तो ये हो गई और नॉर्मल मीनिंग मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। ये हो गया कुछ बेसिक डेफिनेशन है, ऑनलाइन नोट कर लिया? सर माय नेम इज शबनूर। अच्छा अच्छा, शबनूर है, ओके। कम्युनिटी, मैं ऑनलाइन था सर, बट सम टेक्निकल प्रॉब्लम थी कमेंट्स में। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको स्किप मत करना, बहुत ध्यान से पढ़ना। बेसिक है, ये समझ गए तो पूरा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा आगे। आगे देखिए, हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अगला टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे आते हैं हम लोग। तो ये कौन सी असेंबली होती है, पहले बेसिक बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली थी या वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद की थी। तो जहां पे कई सारे लोगों ने मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, नाम किसका आता है, बी आर अम्बेडकर का। पर वो अकेले काम नहीं करते थे, उनके साथ बहुत सारी टीम थी। तो ये जितनी भी टीम थी जिसने जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद किया, जिसने, कुछ लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया दिया पहले तो, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे उन्होंने कुछ करा हो नहीं करा हो, सिर्फ बात भी की हो, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट है। याद रखिएगा, असेंबली कौन सी असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, वो असेंबली हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल विच मेक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्लियर है आपको? बी आर अम्बेडकर हु मेड लॉज। ओके ठीक है, लिखिए इसमें सबसे पहले किसने डिमांड की थी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, उसकी डिमांड किसने की थी, तो ऑफिशियल डिमांडेड बाय, ऑफिशियली किसने डिमांड की थी,
इससे पहले नॉन ऑफिशियल लोगों ने भी की थी, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ऑफिशियल यानी जो ऑफिस संभाले हुए थे एक जमाने में, उनकी बात करें तो सबसे पहले जो डिमांड की थी वो कांग्रेस ने की थी। ठीक है, कांग्रेस ने 1935 में इसकी डिमांड की थी। ठीक है, कांग्रेस ने। उसके बाद अगर ये तो होगी पार्टी, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो पर्टिकुलर पर्सन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाया था अगली मीटिंग में 1936 में। शुरुआत इन्होंने की पार्टी ने और आगे बढ़ाया जवाहरलाल नेहरू ने एक मीटिंग में। वो मीटिंग कौन सी थी? जाहिर सी बात है कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो उसको हम बोलते हैं कांग्रेस सेशन। कांग्रेस सेशन में ये बात उठाई गई थी और ये सेशन कहां हुआ था? जो पहले इंडिया का पार्ट था अब पाकिस्तान में है, लाहौर। ये मीटिंग लाहौर में हुई थी जहां पे ऑफिशियल डिमांड, एमसीक्यू होगा, देखो एमसीक्यू आता है कि किसने ऑफिशियल डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कौन वो था। अगर बंदे का नाम पूछते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पार्टी का नाम पूछते हैं तो कांग्रेस। दो ही पार्टी थी मैं बता रहा हूं, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो बड़ी पार्टी थी उस जमाने में। अच्छा, अनऑफिशियली अगर मैं बात करूं, अनऑफिशियली एक्चुअल में ये पहले हुए। क्यों पहले हुए? क्योंकि इन्होंने पहले बात की थी, ऑफिशियली बाद में बात उठाई गई थी। तो अनऑफिशियली जो डिमांड उठी थी, ठीक है, वो किसने उठाई थी? ठीक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो उठाई थी एम एन रॉय साहब ने। ये सवाल बहुत बार आता है एमयू में, ठीक है, लेकिन अनऑफिशियली नहीं करके आता है, ऐसे आता है हु वाज द फर्स्ट वन टू डिमांड अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर फर्स्ट वन पूछता है तो एम एन रॉय होगा, यही फर्स्ट थे। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट वन। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया कि ऑफिशियली किसने पूछा। अगर ऑफिशियली वहां लगा देगा तो उस ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, वो सही हो जाएंगे। पर अगर पूछता नॉर्मली कि कौन पहले थे जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इसकी बात की, तो वो एम एन रॉय साहब थे। ठीक है, अब ये कौन सी पार्टी से थे, इनका नाम लिख लो। उस जमाने में एक छोटी पार्टी हुआ करती थी, बल्कि अच्छी पार्टी थी, सीपीआई पार्टी। ये उस पार्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने सबसे पहले डिमांड उठाई थी, फर्स्ट वन टू डिमांड अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑनलाइन क्लियर है वाली बात? ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? इसमें से हर एक लाइन में से एमसीक्यूज आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इस चैप्टर में से अगर मैं बात करूं, चाहे बीओ चाहे बीएलएलबी, एक क्वेश्चन रहता है, रहेगा एक ही क्वेश्चन, लेकिन पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा क्योंकि आता इसी में से। ठीक है, पेपर आउट है एक तरीके से, क्वेश्चन इसी में से आएगा। कभी एयर पूछ लेगा, कभी नाम पूछ लेगा, कभी इनका बारे में पूछ लेगा, आपको पढ़ना सब कुछ हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हम बात करते हैं अगस्त ऑफर की। अभी ये हो गए वो लोग जिन्होंने डिमांड रखी थी। अब एक इवेंट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं अगस्त ऑफर। ऑब्वियस सी बात है अगस्त में हुआ होगा। कि अगस्त ऑफर हुआ था 1940 में, 1940 में। इसमें क्या हुआ? जो ये डिमांड रखी गई थी, अच्छा ये डिमांड जो रखते थे बेटा, किससे रखते थे डिमांड? डिमांड अगर मैं किसी से कर रहा हूं तो मैं किसी से करूंगा ना, या खुद से करूंगा डिमांड? उससे तो कभी नहीं करूंगा ना। ये लोग डिमांड कर रहे थे, किससे कर रहे होंगे? टाइम कौन था? गवर्नमेंट कौन चला रहा था? ब्रिटिशर्स, उनसे डिमांड हो रही थी। तो इस टाइम तक डिमांड इनकी एक्सेप्ट नहीं हुई थी। समझ रहे हो? डिमांड एक्सेप्ट कब हुई? इस टाइम पे डिमांड एक्सेप्ट, मतलब डिमांड कर दी गई थी 1934 में या 1935 में, लेकिन 5 साल के बाद जाकर के ब्रिटिशर्स ने इनकी डिमांड को माना। तो जिस दिन या जिस महीने में इनकी डिमांड मानी थी वो था अगस्त, तो उसका नाम रख दिया अगस्त ऑफर। ठीक है, ब्रिटिशर ने। और वो साल कौन सा था? 1940। तो इस पे आगे लिखो आप, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड पूरी कर दी गई थी। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को शॉर्ट में सीए लिख सकते हो, एक्सेप्टेड। यहाँ पे डिमांड एक्सेप्ट की गई थी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, चलो बनाते हैं, ओके हम बनाने देंगे आपको। इससे पहले मान ही नहीं रहे थे। ठीक है, जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे? सही है, अब आइए आगे चलते हैं। यहां पे एक्सेप्ट हो जाता है, पर यहां पे अब क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में मैं करा रहा हूं वरना बहुत लेंदी है ये। देखिए अब यहां पे क्या होता है, इस ऑफर को एक्सेप्ट कौन करता है? एक्सेप्ट कौन करता है? ब्रिटिशर करते हैं ना। यहाँ पे कुछ शर्तों के साथ करते हैं, हमें शर्तें नहीं पढ़नी, ब्रिटिशर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर हमारी जो मेन पार्टी होती है दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, एमएल, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये इस ऑफर को क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती, क्योंकि शर्तें बहुत थी। तो ये दोनों पार्टीज इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती, कैंसिल, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये ऑफर। पहले मांग रहे थे, पर जब दिया तो उन्होंने शर्तें लगाई, तो उन्होंने क्या किया? अगस्त ऑफर इसलिए ज्यादा मशहूर है क्योंकि ब्रिटिशर ने माना और इंडियंस ने मना कर दिया। इंडियंस ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी, उसने भी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है कहानी? यहां तक समझ में आ रही है? नोट डाउन कर लिया? ठीक, आगे चलते हैं। ये जो ऑफर दिया था उस टाइम पे वायसराय कौन थे? कल मैंने वायसरायस पढ़ाए थे। कितने लोग पढ़ के आए? आप तीनों थे मेरी क्लास में। अब यहाँ पे वायसराय का रोल आएगा। कल मैंने इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि वायसराय का काम यहाँ पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 1940 में जब ये ऑफर हुआ होगा उस टाइम वायसराय कौन था? क्योंकि ऑफर तो ब्रिटिशर, भाई क्वीन थोड़ी आई थी, वायसराय नहीं करा था ना। उस टाइम वायसराय कौन था 1940 या 41 के पीरियड? कल पढ़ाया मैंने। कैनिन?
लिख लो, लिंथगो। कल मैंने इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ाए थे, उसमें शायद अगस्त ऑफर पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था वायसराय के टाइम में। वायसराय में जब 1940 का पीरियड था, जिस टाइम वायसराय था, अगस्त ऑफर उनको दिया गया था। कल पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था? अगर नहीं पढ़ाया तो आज पढ़ा दिया। तो कौन थे इस टाइम पे? लॉर्ड लिंथगो, जिन्होंने ऑफर दिया था, जो कि रिजेक्ट हो गया। कौन सी पार्टी ने रिजेक्ट किया आपको ये भी पता, अगर एमसीक्यू में आता है कि किस किस पार्टी ने रिजेक्ट किया था, तो वो भी आपके सामने, ठीक है? वायसराय का नाम भी आपके सामने। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, ओके। अगला लिखिए, कल पढ़ाया था, इनकेस अगर आपको याद हो तो, क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा साइमन गो बैक वाला पढ़ाया था, और फिर मैंने हल्का सा क्रिप्स मिशन के बारे में बोला था। तो 1942 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन होता है, ठीक है? क्रिप्स मिशन होता है। ये इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें इंडिया को आजाद करने की बात पहली बार बोली गई, ठीक है? तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इस मिशन में क्या हुआ था? डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन मतलब आजादी के बाद क्या स्टेटस होगा इंडिया का, डोमिनियन, ठीक है? NION, डोमिनियन स्टेटस गिवन या अप्रूव, जो भी लिख लो आप, मान लिया गया। अब जाहिर सी बात है, क्रिप्स जो है ब्रिटिशर कोई बंदा होगा, उसी का नाम है, उसी के नाम पे क्रिप्स मिशन है, ठीक है? डोमिनियन स्टेटस किसको? इंडिया को देने की बात की गई यहां पे, ठीक है? बंदे का नाम क्या था पूरा, जिसने ये ऑफर दिया? इनका नाम था स्टफर्ड क्रिप्स, स्टफर्ड क्रिप्स। इन्हीं के नाम पे ये ऑफर था, और ये इसमें क्या बात की गई थी, आपको बस इतना पढ़ना है कि कौन सी तारीख में क्या हुआ और उसमें क्या बात की गई। इसमें बात की गई थी इंडिया को आजादी के बाद उसको अपना स्टेटस दे दिया जाएगा, इंडिया बिल्कुल आजाद हो जाएगा। ये बात शुरू हो गई 1942 में, पर इस टाइम पे एक शर्त रख दी गई। याद है कल मैंने ये भी पढ़ाया था कि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था, कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाया था मैंने, 1939 से लेके, या मैंने कोई और डेट पढ़ाई होगी, पीरियड यही था, 1943 तक वर्ल्ड वॉर चली थी, 2 सेकंड वाली, ठीक है? उस बीच में ये ऑफर दिया गया। इस टाइम ब्रिटिशर लोग ही लड़ रहे थे हिटलर से, यही लोग लड़ रहे थे, और इनको चाहिए थी इंडिया की फोर्सेस, क्योंकि इनके अपने लोग बहुत मारे जा रहे थे, हिटलर बहुत मार रहा था। तो इन्होंने एक ये भी चीज बोली थी कि आप हमारी मदद करो, इंडियंस से, इंडिया के जो नेता लोग थे नेहरू वेहरू से, कि आप अपने सिपाहियों को हमारे साथ भेज दो जंग लड़ने के लिए। ये इससे कुछ पहले की बात है, इस इवेंट से पहले की बात है। इंडियंस ने मना कर दिया था, बोला था हम क्यों भेजे, हमें नहीं भेजना, हम अपने लोगों को क्यों मारे आपकी लड़ाई में। उस टाइम पे एक इवेंट हुआ था जिसको हम नाटो नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पे, जिसपे कांग्रेस ने ये बोला था कि हम अपने लोगों को नहीं भेजेंगे, हम नॉन अलाइन है, यानी हम ना आपकी तरफ है ना ही हिटलर की तरफ है, हम न्यूट्रल है, ठीक है? न्यूट्रल वाला को हमको नैम नहीं पढ़ना है, बस मैं एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है? उसका नाम क्या है, नैम का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी, तो नैम की फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है? इसका मतलब ही क्या था, हम कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना ही हिटलर की जंग में, ना ही रशिया की जंग में, ना ही अमेरिका की जंग में, ना ही ब्रिटिशर की जंग, हम सेपरेट है, आपको लड़ना है लड़ो, हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है? ये वाली बात थी। अब आइए, इसको भी हमारे इंडियन लीडर्स ने क्या करा बेटा, ये ऑफर जो मिला था, इसको भी हमारे इंडियन लीडर ने क्या करा, एज यूजुअल रिजेक्ट कर, को भी क्या कर दिया, स्टेफर्ड क्रिप्स के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो शर्तें बहुत सारी थी कि सिपाही भी भेजो, ये वाली चीज है। इसी के बाद क्या चीज शुरू हुई, इसके बाद ही शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पे कि भैया अब आप इंडिया छोड़ दो, हमें आपकी कोई शर्त नहीं माननी है, अब आप सीधे से इंडिया छोड़ो, जिसको लेड किया गांधी जी ने। यहाँ पे ये बात जब नहीं बनी, उसके बाद हुआ देश छोड़ो भाई साहब, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, निकलो यहां से, सीधे बात है ना। अब जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है नेक्स्ट 1946, एक लास्ट आता है जो एक्सेप्ट हो जाता है फाइनली ऑफर, वो आता है जब ये हिटलर से खूब पिट जाते हैं और हिटलर को मार देते हैं, अच्छे खासे इनकी पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि हिटलर बहुत ज्यादा इनका नुकसान करता है अपने जमाने में, ठीक है? तो हमें हिटलर के बारे में नहीं पढ़ना है। 1946 के टाइम पीरियड में हम लोग चल रहे हैं, 1946, आजाद हम कब हुए थे, 1947, तो उससे एक साल पहले की बात है। इस टाइम पे एक और आता है कैबिनेट, ये तो कल मैंने पढ़ाया था, कैबिनेट मिशन प्लान, ये आते हैं अपना प्लान लेकर के। इसमें मैंने बोला था कुछ लोग, ग्रुप लोग आए थे, कैबिनेट मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है? इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने भी सेम ऑफर दिया आजादी वाला, ठीक है? इसमें जाहिर सी बात है, दो पार्टी कौन थी, एक तो थी कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग। इन्होंने इसके ऑफर को एक्सेप्ट किया, इन्होंने रिजेक्ट किया, ठीक है? पहले, ठीक है? बाद में कुछ शर्तों के बाद, एक या आध महीने के बाद इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, यानी फाइनली आपका आंसर क्या हुआ, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड बताया, पहले इन्होंने नहीं माना था, बाद में दोनों ने इनके ऑफर को मान लिया, ठीक है? लेकिन मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को कब माना, उसके पीछे एक शर्त रखी, इनकी क्या थी, एक शर्त थी, सॉरी यानी कंडीशन, एक कंडीशन रखी इन लोगों ने इनकी शर्त मानने से पहले। वो कंडीशन क्या थी,
कंडीशन ये थी कि हमें चाहिए एक अपना अलग कंट्री जिसका नाम होगा पाकिस्तान। क्या कंडीशन रखी थी मुस्लिम लीग ने? वी वांट आवर सेपरेट नेशन, इंडिया से अलग हमें जगह दो, तब हम आज़ादी के लिए रेडी हैं, मतलब हम सेपरेट होने के लिए रेडी हैं, हमारी एक कंडीशन मानोगे तो, जिसको फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया बाद में कि ठीक है यार तुम जाओ सेपरेट हो जाओ। ठीक है, ये कहानी थी, क्लियर है। अब इस टाइम पे जो कैबिनेट मिशन के 3 मेन लोग थे, उन तीनों का नाम लिख लीजिए। 3 मेन लोग थे जिन्होंने ये ऑफर दिया था और वो एक्सेप्ट हुआ था। फाइनली जो एक्सेप्ट हुआ था वो इंडिपेंडेंस एक्ट था, जिस दिन आज़ादी दी गई थी इंडिया को। तो 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, एक रात पहले। ठीक है, ये उनकी आज़ादी का दिन 14 अगस्त और हमारी आज़ादी का दिन 15 अगस्त है, एक साथ आज़ाद नहीं किया गया। तो इसमें मेन कौन थे? एक थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर एक बंदे थे कैबिनेट मिशन में। दूसरे कौन थे? दूसरे वही थे ऊपर वाले, स्टेफर्ड क्रिप्स। मेन ये थे इस बार ये मेन नहीं थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, और तीसरे कौन थे इसके अंदर? वो थे पैथिक लॉरेंस। ये जो लॉरेंस साहब थे ये इसके चेयरमैन थे, इस वाले इवेंट के ये हेड थे, बेसिकली हेड ये थे और बातचीत इन्होंने की थी, हेड ये थे। ये 3 के ग्रुप से कैबिनेट मिशन बना था। हाँ बेटा ठीक है, सामिया ठीक है, इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक बेटा, आप लोग क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, समझ में आना चाहिए, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब आइए नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम लोग आते हैं जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने क्या ऑफर दिया था, अंदर चलते हैं। थोड़ा रह गया है क्या? हो गया ना, ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। प्रोविजंस, हेडिंग लिखो, प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। क्या क्या बातें की गई कैबिनेट मिशन प्लान में? तो कैबिनेट मिशन प्लान ने ये ऑफर दिया था कि उस टाइम पे 389, इसको नोट करिएगा, टोटल सीट्स, जैसे आज भी होता है ना इलेक्शन होता है तो वैसे उस टाइम पे टोटल सीट्स यानी टोटल राज्य या सीट समझ लो आप, कितनी थी? टोटल 389। ठीक है, उसमें से चार्ट के फॉर्म पे ही बना लेना, 296 किसके डायरेक्ट कंट्रोल में थी आजादी से पहले? ब्रिटिशर्स के। और बची कितनी बेटा? 93, 93। हाँ हाँ, ये प्रिंसली स्टेट, बिल्कुल ठीक, प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, या फिर प्रोविंसेस भी बोल सकते हैं, आपको जो बोलना हो। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों ही होता है प्रोविंसेस। यानी ये किसके कंट्रोल में आती थी? राजा महाराजा के। ये राजा महाराजा के कंट्रोल में था इंडिया का पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन था इंडिया का ब्रिटिशर के। इनडायरेक्टली ब्रिटिशर ही कंट्रोल कर रहे थे, पर क्या था कि राजा महाराजाओं को बोला था तुम लोग चलो और जो लगान या जो भी होता है हमें पैसा उसका 50% दे दिया करो, तुम लोग भी आराम से एंजॉय करो, हम लोग भी हैं। और जो राजा नहीं माने थे वहां पे इन लोगों ने डायरेक्ट अपना कब्जा कर लिया था। ये सिचुएशन थी जो बटा हुआ था। अब आ गया ये, इसमें से 292, इसमें से 292 जो सीट्स थी वो किसके पास थी? गवर्नर के कंट्रोल में थी, इसमें से। ठीक है, और बाकी जो 4 बची वो चीफ कमिश्नर होते थे, उनके कंट्रोल में थी। ठीक है, इसलिए हम इनको बोलते भी थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, और गवर्नर प्रोविंस। ये जो 93 थी ना, ये नॉमिनेटेड कहलाती थी। ये कैसी सीट थी? नॉमिनेटेड थी। और ये डायरेक्ट इलेक्टेड थी। ठीक है, इसको कुछ बोलते नहीं थे, उसको नॉमिनेटेड बोलते थे। ठीक है, चाहो तो लिख लो, वैसे जरूरी नहीं बोलो, इसको इलेक्टेड लिख लो, उसे नॉमिनेटेड लिख लो। ये सारे इलेक्टेड माने जाते तो वो नॉमिनेटेड माने। इलेक्टेड जान तो जो भाई इलेक्ट हो गया वो इलेक्शन के थ्रू, और नॉमिनेटेड मतलब जिनको इन लोगों ने नॉमिनेट कर दो, हमारी जगह तुम जाके काम कर लो, वो हो गया नॉमिनेटेड, मेरी जगह तुम। ठीक है, ओके आइए, इलेक्शंस की बात होती है। पहली बार इलेक्शन कब हुआ इंडिया में? पहली बार इलेक्शन कब हुआ इंडिया में? बताइए। देखिए, ब्रिटिशर जाने से पहले, ऑफिशियल नहीं है, ब्रिटिशर जाने से पहले इलेक्शन कराते जो मैं भी लिखवाऊंगा। वो इलेक्शन था 1946 में, इसी कैबिनेट मिशन में, जिसमें ये होता है कि कितने लोग, जो क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा होना था, वो लोग पहले ही एक क्या कहते हैं टेम्परेरी एक इलेक्शन करा के देखते हैं कि कितने लोग इंडिया के साथ रहेंगे और कितने लोग पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टेड में से होता है, नॉमिनेटेड में से कभी नहीं होता, याद रखना। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मली। तो इलेक्शन हुआ था इसमें से,
ठीक है, वहां भी लिखवाऊंगा, नोट डाउन करूंगा। ऑफिशियल इलेक्शन कब हुआ ऑनलाइन पे बताना चाहेगा 1951, ठीक है। ऑफिशियल जो इलेक्शन है जो इंडिया वालों ने खुद कराया था अपना, वो ऑफिशियल माना जाता है, वो 1951, ठीक है। और वैसे यहाँ पे हुआ है, लिख लीजिए। इस कैबिनेट मिशन प्लान में जब ये सारी बातें हो गई कि कितना कितना बंटवारा, पहले तो एक नक्शा बना लिया कि कितनी सीटें किसके पास है, कितनी सीटें किसके पास है। अब क्या किया जाए, चलो इलेक्शन करा के देखते हैं। इलेक्शन की डेट रखेगी। इलेक्शन की डेट क्या थी, जुलाई से अगस्त। इलेक्शन की डेट थी यहाँ पे जुलाई से लेके अगस्त तक 1946 में, इस बीच में इलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो मेजर पार्टी निकल गई, अगेन वही दो मेजर पार्टी थी, आपको पता है जो पहले भी थी, कौन सी थी, कांग्रेस, इनमें ही मेन इलेक्शन हुआ। और मुस्लिम लीग, इनको 208 सीटें इन्होंने रखी, ठीक है। और 73 मुस्लिम लीग को गई, 73 मुस्लिम लीग को गई। और तीसरा, यानी जो और भी तो पार्टीज होंगी, इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। जो अदर पार्टीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ये बेसिकली क्या है, वोट काटने वाला जो काम करती है। ये 15 थी, ठीक है। टोटल देखो कितना हो रहा है, 210 और 70, 281 और 15 कितना हो रहा है, 296 कितना हो रहा है ना। और देखो ऊपर भी हमारी शुरुआत 296 से ही हुई थी इलेक्टेड वाले में, अगर आप काउंट करो तो ये भी 296 ही, ठीक है। बंटवारा हो गया इनका। अब आगे आ जाओ, ये जितनी सीटें होती है ना, ये पूरी पूरी लेकर के कौन चला जाता है, मुस्लिम लीग, इंडिया को छोड़ करके, है ना। ये बाद में बात करेंगे हम। अब अगला हो, उस टाइम में 3 मेजर रिलीजन कौन से थे इंडिया के टाइम में, 3 मेजर रिलीजन कौन से थे बताओ आप लोग, ये तो बता ही सकते हो मुझे कम से कम। बताइए। हिंदू, मुस्लिम और सिख, पक्की बात है। देखो ऐसे लिखो, तो मैं लिख के आ रहा हूँ, नॉर्मली लिख लो। कम्युनिटीज इन्वॉल्व, कम्युनिटीज इन्वॉल्व उस टाइम पे, कम्युनिटीज इन्वॉल्व इन इलेक्शन, ठीक है। कौन सी 3 बड़ी कम्युनिटीज इलेक्शन में थी, कम्युनिटीज इन्वॉल्व इन इलेक्शन, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। हिंदू नहीं थे, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। हिंदुओं ने अपने आप को जनरल में डाल रखा था, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। 3 पार्टीज कौन सी थी इलेक्शन में, मुस्लिम, सिख और जनरल। लिख लिया, ऑनलाइन वालों नोट कर लिया। अब जब ये बाइकआउट होता है, देखो अब जब ये तो बंटवारा हुआ सीटों का, अब जब बाइकआउट होता है, बाइकआउट समझ रहे हो, सिंपल वर्ड्स में समझना। जब बाइकआउट का मतलब, जब मुस्लिम लीग अलग बिल्कुल फाइनली होने लगती है, इनको बड़ा समझाया जाता है 1946 से 1947 तक कि अलग मत हो, अलग मत हो। जब ये अलग होती है, तो जब अलग होगी तो जाहिर सी बात है टोटल सीट कितनी थी, वहां पे टोटल सीट देखी जाएंगी। जब ये अलग होती हैं तो ये टोटल सीट हमारी कितनी थी स्टार्टिंग में, 389। तो अलग में ये अपनी सीट इसमें से लेकर के जाती है, क्योंकि ये वाले राज्य भी क्या होते हैं, नॉमिनेटेड वाले। बाद में जब इंडिया आजाद होगा, जाहिर सी बात है चाहे किसी की भी कंट्रोल में हो, इंडिया का पार्ट बनेगा ही बनेगा, चाहे ब्रिटिशर का हो किसी का भी। तो ये वाली सीट भी कहाँ गई थी, मर्ज हो गई थी। और कितनी हो गई थी, 389। अब कौन कौन से राज्य थे जो मर्ज नहीं हुए थे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर था, ठीक है, और जूनागढ़ था, दो चार जगह थी, वो मर्ज नहीं हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद भी। वो बोल रहे थे हमें इंडिया का पार्ट नहीं बनना, जबकि नक्शे में इंडिया के बीच में पड़ते हैं वो, और जम्मू कश्मीर ऊपर पड़ता है। जम्मू कश्मीर तो अभी इंडिया का पार्ट बना 2019 में, इससे पहले तो जम्मू कश्मीर भी इंडिया का पार्ट नहीं था, है ना। तो 4 स्टेट थी, तो इतना समझ लो 4 स्टेट ऐसी थी, मतलब इन ऐसी स्टेट थी जिन्होंने इंडिया या पाकिस्तान का पार्ट बनने से मना कर दिया था, ठीक है। और बाकी सब इंडिया और पाकिस्तान में अपने अपने आप को बांट लिया था। सबसे पूछा गया था कि आप इंडिया का पार्ट बनोगे या पाकिस्तान का, इनसे भी पूछा गया था, प्रिंसिपल स्टेट से भी और ब्रिटिशर से भी पूछा गया था जाते जाते। तो इन्होंने जो चूज किया 389 में से, तो यानी फाइनल जो बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान में सीटें गई और जो इंडिया में सीटें रही, उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनल बंटवारा हमारा होता है 389 में से 1947 में, जिसमें से 299 तो इंडिया के पास रह जाती है, यानी 299 सीट को लेकर के इंडिया बनता है, आजाद इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। और आपका कितना बचा 389 में से 90, है ना, 90 बचा, कितना बचा 299 एंड 90 कितना होता है 389, 90 सीट्स ले जाती हैं आपकी मुस्लिम लीग, और ये बनाती हैं पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान बना, उनके पास 90, वो मतलब जाते जाते इंडिया से 90 सीटें ले गए, और इंडिया के पास 299 रह गए फाइनली। उससे पहले एक इलेक्शन करा के देखा गया था, उसके कोई वैल्यू नहीं रही, फाइनल जो हुआ वो ये हुआ, ठीक है। अब यानी जो राज्य बटने थे हमारे पास, टोटल राज्य कितने रह गए थे 389, छोटे छोटे कस्बे थे हमारे पास, समझ रहे हो, उनमें राजा या ब्रिटिशर अपना अपना रूल करते थे। जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारे पास कितनी स्टेट, इसको मर्ज किया गया, देखो इंडिया के पास क्या रहेगा, इसको तो आप भूल जाओ, ये क्या हुआ, ये कहाँ चला गया, तो पाकिस्तान चला गया, इतना एरिया ऊपर वाला चला गया पाकिस्तान नक्शे में। अब ये जो बचा, अब इसमें क्या बात हुई, इसमें गवर्नमेंट के सामने ये बात हुई कि भाई इतने सारे छोटे छोटे राज्य संभालना हमारे लिए मुश्किल है, क्यों ना स्टेट को मर्ज किया जाए, और स्टेट को मतलब छोटी छोटी स्टेट्स को मिला के एक बड़ी स्टेट बनाई जाए, या जो बड़ी स्टेट है उसमें छोटी छोटी स्टेट्स को मिला दिया जाए, और फाइनली कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी फॉर्म की जाए। तो उस टाइम पे जब ये हुआ, उस टाइम पे हमारे पास कितनी स्टेट निकल गई, 14,
जब इसको मर्ज किया गया टोटल तो 14 स्टेट में कन्वर्ट किया गया, 14, ये मैं पढ़ाऊंगा पहली 14 स्टेट्स कौन सी थी, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी कितनी थी हमारे पास उस टाइम पे? ये जो बेटा मर्जिंग हुई है ना, ये हुई है 1956 में। ये जो मैं बता रहा हूँ ये अलग से पढ़ाऊंगा। इसके बाद धीरे 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 लगभग 1947 से 1956, 9 साल के बीच में सारी स्टेट्स को मर्ज करते करते फाइनल जो स्टेट का हमारा टैली निकल गया वो 14। अभी कितनी है? 28 है, यानी बाद में फिर टूटी है तो वो 28 हो गई है। स्टार्टिंग में हमारे 1946 में 14 स्टेट्स थी और यूनियन टेरिटरी थी। ये सवाल आता है हमारे पास 1956 में कितनी स्टेट्स थी और कितनी यूनियन टेरिटरी? हमारे पास 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरी। अभी जस्ट डबल है, अभी हमारे पास 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी डबल नहीं है, यूनियन टेरिटरी हमारे पास 8 है, ठीक है। कंपैरिजन देखेंगे हम, उसकी शीट में दूंगा बाद हफ्ते कौन सी यूनियन टेरिटरी कब थी और अब कौन सी है, किस डेट में कौन सी टेरिटरी बनी, आपको ये भी याद करना। यानी कि 1956 में कौन सी टेरिटरी चंडीगढ़ आई, गोवा कब आया, सबकी फॉर्मेशन डेट आपको याद करना, ठीक है। इतना हो गया, ये चीज क्लियर है, बंटवारा भी हो गया। अब आइए आज इस क्लास को यहीं रहने दें, एक क्लास लें इसको और कंटिन्यू करें, टाइम है कर लेते हैं कंटिन्यू। चलिए 90 गो टू पाकिस्तान, हाँ बेटा ठीक है। चलिए ये थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो अब हम और अंदर जा रहे हैं। ये हमने एक नॉर्मल फिर पढ़ लिया, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हुई, कैसे कैसे बंटवारा और स्टेट कैसे फॉर्म हुई, स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वहां तक हम आ गए। अब हम जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग तो कभी हुई होगी, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई, ठीक है। नोट डाउन करिए, फर्स्ट मीटिंग ऐसे लिख लीजिए, मीटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम और अंदर चले गए उसके और हम पहली मीटिंग देख रहे हैं। पहली मीटिंग होती है, यानी ये अब हम जो पढ़ रहे हैं ये यहां से हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हुई, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। बाकी जो बट रहा था, देश बट रहा था, वो अलग हो रहा था, और यहाँ पे हमारे सारे पढ़े लिखे लोग बैठे एक जगह और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था कि परसों 2 साल 11 महीने 18 दिनों में ये बन के तैयार हुआ। तो शुरुआत हुई है यहां से, तो यहाँ पे पहली मीटिंग लिख लीजिए, फर्स्ट मीटिंग हुई है, फर्स्ट मीटिंग हुई है इसकी 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जिसमें हमारे पास कितने मेंबर थे बेटा उस टाइम जब पाकिस्तान अलग हो गया था? तो 299, अभी पढ़ा। इस पहली मीटिंग में उस 299 में से 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट। ये बहुत ज्यादा डिटेल हो गया, आप चाहो तो लिख लो ये वाली चीज, नहीं तो कोई बात नहीं। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 211 में। बाकी लोग नहीं आ पाए थे, पहली मीटिंग हुई तो सबको बुलाया गया, जितने भी मेंबर्स थे पार्टिसिपेट, ठीक है। पार्टिसिपेट कितने मेंबर्स ने किया? 211 में। ऐसा नहीं कि बाकी लोग बाइकआउट किए थे, बाकी लोग नहीं आ पाए थे किसी वजह से। ये जो डेट है इसको हम बोलते हैं इंट्रिम डेट। इंट्रिम, इंट्रिम मतलब क्या होता है? इंट्रिम डेट यानी टेम्परेरी डेट। यानी इस दिन देखो कोई भी मीटिंग होती है तो अगर आपको नॉर्मली बताओ किसी ऑफिस या किसी चीज की मीटिंग होती है तो उसमें ना कोई एक चेयरमैन, मतलब एक कोई बंदा होता है जो, या प्रेसिडेंट कोई भी उस दिन इलेक्ट होता है और वो क्या करता है, कोई भी मीटिंग को हेड करता है और बाकी लोग उसकी बात सुनते हैं। पर इस दिन क्योंकि ये पहली बार मीटिंग हो रही थी तो हमारे पास कोई चेयरमैन नहीं था, हमारे पास कोई प्रेसिडेंट नहीं था। इस दिन ही पहला प्रेसिडेंट और पहला चेयरमैन चुना गया, मतलब चुनने का प्रोसेस शुरू किया गया। इसलिए इस वाली डेट को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिम या टेम्परेरी डेट, पहली मीटिंग की। लेकिन पहली मीटिंग इसी दिन हुई थी। तो एक्चुअल मीटिंग हमारी कब हुई? हमारी एक्चुअल मीटिंग हुई इसके 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 में हमारी हुई है एक्चुअल मीटिंग। मतलब उस दिन भी मीटिंग हुई थी लेकिन ये एक्चुअल मीटिंग क्यों है? क्योंकि इस दिन हमारा चेयरमैन और प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था। अब वो कौन कौन बने उसके नाम में लिखवाऊंगा आपको, इसके नाम से क्वेश्चन आता है और डेट से क्वेश्चन आता है। एक्चुअल मीटिंग कब हुई, या फिर आपकी इंट्री मीटिंग कब हुई, इससे क्वेश्चन आता है। एक्चुअल मीटिंग 11 दिसंबर 1946 की, जिसमें पहले एस सिन्हा को अपॉइंट किया गया था टेम्परेरी चेयरमैन, और बाद में किसको अपॉइंट किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर और बाकी लोगों को एज एन परमानेंट चेयरमैन अपॉइंट किया गया। अब हम आगे चलते हैं, उसका नाम बाद में पढ़ेंगे, पहले डेट्स पढ़ लेते हैं। फिर आई 13 तारीख, देखो लाइन से डेट्स हैं, 9 तारीख, 11 तारीख, और हम चलते हैं अगली तारीख 13 तारीख, 13 दिसंबर। तो यहाँ पे आपको क्या दिसंबर याद कर लो, और 1946 इसमें हमारी मीटिंग हुई है। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अक्सर आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है। कौन पास करता है इसको? भाई जवाहरलाल नेहरू। ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने पास किया। इसकी डेट थी 13 दिसंबर 1946। अब ये क्या था? बात की गई, सॉरी इसमें बेटा एक करेक्शन कर लो, एक करेक्शन कर लो, पास नहीं हुआ था, बात उठाई गई थी, मूव्ड, ठीक है। अब ये पास कब हुआ? पास कब हुआ? ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कब हुआ? 22 जनवरी
1947 में। अगले साल क्या दिसंबर था, 1-2 महीने बाद ये पास हो जाता है। इसकी ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये होना चाहिए, और कब इसको एक्सेप्ट कब किया, 1947 में। ऑब्जेक्शन उठाने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसमें ये बात हुई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो एडॉप्टेड, पास या एडॉप्टेड, दोनों में से कोई भी एमसीक्यू अगर आता है, अक्सर आता है क्वेश्चन, पास कब हुआ या अडॉप्ट कब हुआ, तो दोनों की डेट सेम है, 22 जनवरी 1947 का। क्या चीज अडॉप्ट हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ, ये अडॉप्ट या पास हुआ था इस डेट में। उसके बाद आगे आओ, लास्ट यहीं पे रोकते हैं इसको। इसमें ये बताया गया कि इसकी कितनी कमिटीज होंगी, यानी कौन कौन होगा इसके अंदर, कमिटीज में कौन कौन होगा, उसके नाम हम कल पढ़ेंगे। 2 कमिटीज होंगी, एक होगी मेजर कम्युनिटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम देखेगी, और एक होगी माइनर कम्युनिटी। ठीक है, लिख लो मेजर एंड माइनर कम्युनिटी, आप कम्युनिटी खुद से लिख लीजिए आगे। मेजर में 8 लोग होंगे जो कम्युनिटी को हेड या कम्युनिटी के हेड होंगे, और माइनर में 13 लोग होंगे जो 13 कम्युनिटी को हेड करेंगे। अब ये मेजर कम्युनिटी 13 कौन सी थी और माइनर कम्युनिटी कौन सी थी 13, वो हम कल पढ़ते हैं। यहीं तक आप रोको, इतना पहले पढ़ के आओ, एक हल्का सा रिवीजन इसके बाद हम लोग कर लेते हैं खड़े खड़े, ताकि हमने जो पढ़ा एक ओवरव्यू हो जाए। अब देखिए, हमने आज शुरुआत की कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक डेफिनेशन से, ठीक है, जहां पे हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके बाद हमने सेकंड चीज क्या की, बच्चों बताइए, बिना देखे कोशिश करिए, बिना देखे कोशिश करिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हम ये नहीं जानना चाह, आप तो लेट आएंगे, हम ये नहीं जानना चाह रहे कि आपको सब कुछ याद है, बस ये बताना है कि हाँ सर ये वाली चीज पढ़ी थी, हेडिंग बताइए सर। उसके बाद क्या पढ़ा सर, हाँ कुछ डेफिनेशंस पढ़ी जिसमें हमने ओलिगार्किक, मोनार्किक, डेमोक्रेटिक या फिर टोटलिटोरियन, इस तरह के डेफिनेशंस पढ़ी। उसके बाद हमने क्या चीज की शुरुआत की आज, सही, उसके बाद तो आप भी आ गई थी, हाँ? नहीं वो डेफिनेशंस को हो गया, डेफिनेशंस के आगे बढ़िए। डेफिनेशन के बाद हमने पहली शुरुआत किस चीज से की, कैबिनेट, क्या ऑनलाइन, कैबिनेट, और कैबिनेट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या था आज हमारा, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने दूसरा टॉपिक जो पढ़ा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा है। अब फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले क्या पढ़ा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, डिमांड किसने रखी पहले, ऑफिशियल डिमांड किसने रखी, अनऑफिशियल डिमांड किसने रखी, ठीक है। उसके बाद कब एक्सेप्ट हुआ प्रपोजल, कब रिजेक्ट हुआ प्रपोजल, अगस्त ऑफर क्या था, ये सारी चीजें पढ़ी हमने, याद है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 1942 में क्या हुआ था, अगस्त ऑफर 1940 में हुआ था। उसके बाद हमने 1942 में क्या पढ़ा हमने, क्या हुआ था, बोलो। अच्छा ये बताओ, क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था, क्रिप्स मिशन क्यों आया था, नहीं याद है। क्रिप्स मिशन इसलिए आया था ताकि वो डोमिनेंट स्टेटस दे सके, आजादी वाला दर्जा दे सके, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था, 1942 की बात है। देन आपका कौन आता है, दूसरा मिशन कौन सा आता है फिर इंडिया में, जो पहले एक्सेप्ट मुस्लिम लीग करती है देन रिजेक्ट कर देती है, वो वाला पढ़ा हमने, बताओ कौन सा था। क्रिप्स मिशन के बाद कौन सा मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, जिसमें कितने लोग थे, 3 लोग थे। इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स साहब तो थे ही थे, चेयर कौन कर रहा था उसको, देख लेना, इतना वो नहीं है, इतना हार्ड एंड फास्ट अभी नहीं है, अभी कैसे याद हो जाएगा हैंड टू हैंड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोविजंस क्या थे कैबिनेट मिशन प्लान के, जिसमें 389 सीटों का हमने बंटवारा किया, ठीक है, उसको तोड़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि क्या देखा फिर हमने, हाँ पाकिस्तान जब अलग हुआ, उस पाकिस्तान कितनी सीटें ले गया और इंडिया के पास कितनी सीटें बची, ये वाली चीज देखी। उसके बाद हमने कुछ डेट्स पढ़ी, जिसमें 11 तारीख, 13 तारीख और 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख 1946 की, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत की। पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग, 3 मीटिंग हमने देखी, 3 डेट्स देखी अभी जस्ट इसके ऊपर, ये वाली। तीसरी मीटिंग में ऑब्जेक्शन उठा दिया नेहरू साहब ने कोई चीज को लेकर के, जिसका प्रपोजल क्या होता है मैं कल पढ़ाऊंगा। इसको लेकर के अगली मीटिंग में, यानी कि 22 जनवरी 1947 को ये मीटिंग एक्सेप्ट होती है, और इसमें क्या 2 कमिटीज निकल के आती है, जिनको काम दिया गया फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वर्क करने का, ठीक है। कमिटीज बनाएगी, इनमें कितनी मेजर थी और कितनी माइनर थी, 8 मेजर थी और माइनर कितनी थी, 13 थी। हमने यहां तक पढ़ा। एक लास्ट चीज दिमाग में डाल लो, कल इन्हीं से पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है, एक और कमिटी है जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे। ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड कौन थे, कब आई थी ड्राफ्टिंग कमिटी और उसके कितने मेंबर थे, कल हम यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है।